अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने 10th क्लास का थर्ड लेक्चर डिस्कस करना है जिसमें टॉपिक का नाम हमारे पास है लॉ ऑफ मैथ एक्शन। लॉ ऑफ मैथ एक्शन जो है ये दो साइंटिस्ट ने दिया था, एक का नाम गोल्डबर्ग था, दूसरे का नाम वेज था, जो 1869 में इन्होंने लॉ प्रेजेंट किया था। इस लॉ की जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्शन का जो टाइम होता है, जो रेट होता है, वो डिपेंड कर रहा होता है एक्टिव मास पे। किस द रेट कोई भी सब्सटेंस है वो किस स्पीड पे रिएक्ट करेगा वो उसकी एक्टिव मास पे डिपेंड कर रहा होता है। और अगर एक से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हों तो उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, उनके एक्टिव मास के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि एक्टिव मास होता क्या है। किसी भी सब्सटेंस के रिएक्शन का जो टाइम होता है वो डिपेंड कर रहा होता है उसके एक्टिव मास पे। अब हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन राइज होता है कि एक्टिव मास होता क्या है। एक्टिव मास बेसिकली कंसंट्रेशन को कहते हैं, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है ये एक सब्सटेंस के कंसंट्रेशन की रिप्रेजेंटेशन है, जिसका एक यूनिट भी होता है जिसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं एक्टिव मास क्या होता है, तो एक्टिव मास बेसिकली वो मास होता है जो केमिकल रिएक्शन करने का कैपेबल होता है। क्या बात हुई? एक्टिव मास वो मास होता है जो केमिकल रिएक्शन करने का कैपेबल होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए, अगर आप मैं एग्जांपल देता हूँ सिंपल, आपके पास वुड है, लेट्स सपोज 5 kg वुड है, आप उसको बर्न करते हो, रिएक्शन स्टार्ट हो गया, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। बर्न होते 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 एक टाइम आएगा कि वो सिर्फ एक राख रह जाएगी। अब वो जो राख है उसका कुछ ना कुछ मैस होगा। लेट्स सपोज आपने 5 kg से अगर स्टार्ट किया था तो हाफ kg तक शायद उसका मैस हो, जो आपके पास राख है उसका मैस होगा। अब आप उसको दोबारा से जलाने की कोशिश करो तो वो नहीं जलेगी। कार्बन का मैस तो ख़त्म नहीं हुआ, क्या उसमें ख़त्म क्या हो गया? उसमें एक्टिव मैस ख़त्म हो गया, जो रिएक्शन करने के कैपेबल मैस था वो ख़त्म हो गया उसमें से। तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो डिपेंड कर रहा होता है उसके एक्टिव मैस पे, कि कितना परसेंट मैस उसमें रिएक्शन करने के काबिल है, उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि एक्टिव मैस क्या है। इसमें कुछ हमारे पास डेरिवेशन आ जाती है फिर कि उसका हम फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, उससे फिर जो डिफरेंट रिलेटेड टर्म्स हैं उनको हम कैसे ड्राइव करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये आता है, हम रिएक्शन लिखते हैं, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें कोई भी दो प्रोडक्ट रिएक्टेंट होते हैं वो हम रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं। लेट्स सपोज आपके पास जो एग्जांपल आपके पास ए रिएक्टेंट है, दूसरा बी रिएक्टेंट है, ये रिएक्ट करते हैं, सी और डी बना लेते हैं। ये जो अपर एरो ये फॉरवर्ड रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो लोअर एरो ये रिवर्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन देखें तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कंसंट्रेशन को ऐड नहीं करना। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन दोनों का प्रोडक्ट होगा। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा जब भी हम ये प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास हमेशा कांस्टेंट आता है। क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन है तो उसके लिए हमने कांस्टेंट का नाम दिया के एफ, के कांस्टेंट, एफ फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट। सिमिलरली अगर हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन निकालना चाहेंगे तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में जो डिपेंड कर रहा है वो किस पे कर रहा है? वो सी और डी पे कर रहा है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ डी। अगेन अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा? प्रोपोर्शनैलिटी जब इक्वलिटी में कन्वर्ट होगी तो वहाँ पे मुझे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। इस कांस्टेंट का नाम क्या हमने रखा हुआ है? के आर, के फॉर कांस्टेंट, आर फॉर रिवर्स रिएक्शन। आपने इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन पढ़ी थी कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। अब हम यहाँ से इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं। इक्विलिब्रियम में क्या होता है? हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाते हैं। हमने लास्ट टाइम जो लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पढ़ी थी। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होती है? द रेट एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑन इक्वल रेट। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जब बराबर हो जाता है, उनका रेट जब बराबर हो जाता है तो वो इक्वेशन क्या होती है? इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। तो इनमें हम एक फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की हम इक्वेशंस को पुट कर देते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर था? के एफ मल्टीप्लाई बाय ए की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय बी की कंसंट्रेशन। सिमिलरली जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है वो किसके बराबर है? के आर मल्टीप्लाई बाय सी की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय डी कंसंट्रेशन। हमने दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर दिया। के एफ ए की कंसंट्रेशन बी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू के आर सी कंसंट्रेशन डी कंसंट्रेशन। अब आपको पता है कि यहाँ पे के एफ है, ये भी कांस्टेंट है, जो के आर है ये भी कांस्टेंट है। तो हम दोनों कांस्टेंट को एक साइड पे ले आते हैं। ये के एफ यहीं पे रहा, के आर जो इस साइड पे मल्टीप्लाई आ रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सिमिलरली यहाँ पे ए और बी साइड पे मल्टीप्लाई आ रहे हैं, साइड पे आके क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? उसके बाद हम क्या करते हैं? के एफ और के आर ये दोनों कांस्टेंट है। आपको पता है जब भी हम दो कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमेशा एक थर्ड कांस्टेंट ही प्रोड्यूस होता है।
इस दोनों को हम के सी से रिप्रेजेंट करते थे। एक नया कांस्टेंट बनेगा, एक कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, दोनों को डिवाइड किया तो एक नया कांस्टेंट बन गया, इसका नाम हमने के सी रख दिया। यहाँ पे जो सी है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिफाइन कर रहा है। के सी बेसिकली टिपिकली होता ही इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। के सी को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कहते हैं। वैसे इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने ये जो रिलेशन ड्राइव किया है ये हमने इनिशियली इस अजम्पशन पे किया था कि हमारा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ गया। अगर हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे ना आया होता तो ये दो इक्वेशंस कभी भी बराबर नहीं हो सकती थी। तो जब ये दो इक्वेशन बराबर ही नहीं होंगी तो वहाँ से के सी ड्राइव नहीं होगा। इसलिए जब भी आपको के सी का वर्ड प्रोनाउंस किया जाएगा या जब भी के सी की बात की जाएगी वो डेफिनेट होगा कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में अगर आप इसका पैटर्न देखें या इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इक्वेशन पे थोड़ा सा गौर करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे लिखा जाता है, इसमें हमेशा प्रोडक्ट ऊपर आते हैं, रिएक्टेंट्स नीचे आते हैं। वो प्रोडक्ट 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारों की कंसंट्रेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स थे तो सी और डी, हमने दोनों की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, सी और डी। आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि हमेशा केमिस्ट्री में राइट साइड पे प्रोडक्ट लिखे जाते हैं और लेफ्ट साइड पे रिएक्टेंट लिखे जाते हैं। तो जब भी मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा तो आपने हमेशा एरो के राइट साइड वाली चीज़ों को कंसीडर करना है, और जब भी मैं रिएक्टेंट्स की बात करूंगा तो आपने हमेशा एरो के लेफ्ट साइड वाली चीज़ों को कंसीडर करना है। अब केसी की इक्वेशन को सिंप्लीफाई फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। केसी जब भी आपको किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में केसी लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप उसको सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। जितने भी प्रोडक्ट होंगे सारों की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे जितने भी रिएक्टेंट्स उन सारों की कंसंट्रेशन। जैसे यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में ए की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय बी कंसंट्रेशन आ जाएगा। इसी पे आपके पास एग्जांपल है, लेकिन ये जो एग्जांपल है ये जर्नलाइज्ड फॉर्म में, अभी जो हमने डिस्कस किया ये सारी एक पर्टिकुलर एग्जांपल थी जिसमें हमारे पास इक्वेशन बैलेंस थी, ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन थी जिसमें सारों के नंबर ऑफ मोल्स 1 कंसिडर किए हुए थे हमने। अब आपके पास यूजुअली जो रिएक्शंस होते हैं उसमें जो आपके पास इक्वेशन होती हैं वो बैलेंस नहीं होती हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन के मोल 1 है, ऑक्सीजन के मोल 1 है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है N2 इसके मोल्स 2 हैं। ये मोल्स कहाँ पे जाएंगे, इनको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, उसके लिए आपको ये सेम डेरिवेशन जर्नलाइज फॉर्म में कंसीडर करनी पड़ेगी। अब हम जर्नलाइज फॉर्म को डिस्कस करते हैं। जर्नलाइज फॉर्म की जो लुक होती है या शेप होती है वो इस तरह की होती है कि उसमें नंबर ऑफ मोल्स भी हम कंसीडर कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज ए जो है उसके ए नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। बी जो है उसके बी नंबर ऑफ मोल्स हैं, सी जो है वो सी नंबर ऑफ मोल्स हैं, और डी जो है वो डी नंबर ऑफ मोल्स हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स केमिकल रिएक्शन में कहाँ पे इफेक्ट करते हैं और किस तरह इनकी रिप्रेजेंटेशन की जाती है। ये जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है जब हम इसको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये नंबर ऑफ मोल्स पावर में चले जाते हैं रिस्पेक्टिव रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की। हमारे पास यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट कौन कौन से ए और बी है, हमने रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन ली, रिएक्टेंट बी कंसंट्रेशन ली, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मसला आता है कि नंबर ऑफ मोल्स का, ए के जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो ए थे तो वो ए के पावर में आ जाएंगे। सिमिलरली जो बी के नंबर ऑफ मोल्स हैं वो बी की पावर में आ जाएंगे। बाकी फर्दर प्रोसीजर वैसे ही है जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करने के लिए हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसका नाम के एफ है। सिमिलरली जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है उसकी इक्वेशन भी ऐसे ही ड्राइव की जाएगी। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे, सी और डी, सी कंसंट्रेशन डी कंसंट्रेशन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, और अब इनके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो सिमिलरली सी के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसकी पावर में आ जाएंगे यानी कि स्मॉल सी, और डी के नंबर ऑफ मोल्स उसकी पावर में आ जाएंगे यानी कि स्मॉल डी। सिमिलरली इस प्रोपोर्शनैलिटी को हमने कन्वर्ट किया इक्वालिटी में, उसकी जगह पे के आर। बाकी सारी डेरिवेशन सेम वैसे ही है, सिर्फ जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कहाँ पे आ जाते हैं, वो आपके पास पावर में आ जाते हैं। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाएंगे। जर्नलाइज इक्वेशन लिखेंगे हम, जर्नलाइज इक्वेशन में क्या होगा, के एफ मल्टीप्लाई बाय ए कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी, नंबर ऑफ मोल्स हैं जो उसके, और रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, के आर मल्टीप्लाई बाय सी रेज टू पावर नंबर ऑफ मोल्स जो कि सी हैं, इसी तरह डी रेज टू पावर नंबर ऑफ मोल्स जो कि इस केस में डी है। इसी तरह आप सारी क्वेश्चन को ड्राइव करोगे, लास्ट आपके पास वही बनेगा फार्मूला जो हमने पिछले केस में एक डिस्कस किया था। अभी भी हमारे पास वही बनता है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। इसकी इक्वेशन भी हम कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट की सारे जितने भी प्रोडक्ट होंगे 2 4 6 जितने भी होंगे सारे की कंसिडरेशन को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, और रिएक्टेंट जितने भी होंगे 2 4 6 सारे कंसिडरेशन को नीचे डिवाइड कर देंगे। अब आते हैं हम अपनी एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या होगा, ये एग्जाम्पल आपके पास, एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो N2O2
प्रोड्यूस कर रहे हैं 2NO। अगर आपसे इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन लिखने को कहा जाता है, KC की इक्वेशन लिखने को कहता है, तो KC का सिंपलाइज फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। हम ये करेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे ऊपर, नीचे रिएक्टेंट लिख देंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड पे होता है, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, NO। ये सिंगल प्रोडक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंगल प्रोडक्ट लिख देंगे हम यहाँ पे। सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्म में हमारे पास क्या है, NO। तो KC इक्वेशन क्या हो जाएगी, NO। अब हम देखेंगे कि इसमें यहाँ पे कोई इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 2 आ रहे हैं, तो वो 2 कहाँ जाएगा, वो उसकी पावर में चला जाएगा, हमने उसको पावर में लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स में क्या है, हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, तो दोनों के कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल 1 लिखने की यूजुअली जरूरत नहीं होती, इसलिए हम 1 नहीं लिखते हैं। सिमिलरली दूसरा रिएक्टेंट आएगा, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास ऑक्सीजन O2 और उसके जो मोल्स हैं वो 1 है, वो 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब अक्सर स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहती है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहलाती है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बेसिकली कहलाती है कि आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइडों पे नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे अगर मैं इस 2 को रिमूव कर दूँ और रिएक्शन तो अभी भी प्रोसीड हो रहा है, लेकिन ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। ये केमिकल इक्वेशन जरूर है, लेकिन ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बन रहा है उसमें नाइट्रोजन का भी 1 एटम है, ऑक्सीजन का भी 1 एटम है। मुझे इन दोनों को 2-2 करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेसिकली ये जो 2 बाहर लिखा हुआ है ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के साथ है। ये सिंपल मैथ की तरह, जैसे आप 2x लिखते हो इसका मतलब है वो दोनों x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे भी हमारे पास 2 लिखा है, तो 2 नाइट्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑक्सीजन के एटम भी 2 हो गए और नाइट्रोजन के एटम्स भी 2 हो गए। तो जब भी आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन लिखनी है, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपको जो इक्वेशन गिवन है वो बैलेंस कंडीशन में होनी चाहिए। अगर वो बैलेंस नहीं है तो सबसे पहले आपने उसको बैलेंस करना है, उसके बाद आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करके उसको प्रोसीड करना है। इंशाल्लाह बाकी भी जो इसकी एग्जांपल्स होंगी वो हम कल डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो नीचे जो दिए गए नंबर हैं उस पर आप रब्ता कर सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा इंशाल्लाह। थैंक यू।